ये सेलिब्रिटी खूबसूरत होते हैं या नहीं होते, आप उनको करते हैं? होते हैं। मैंने अभी 2 से 3 दिन पहले मेरी मुलाकात हुई है नादिया खान से। शी इज़ सो मतलब उनकी स्किन फ्लॉलेस, एज का असर नज़र नहीं आता। एज इज़ जस्ट अ नंबर, ये जो कहते हैं ना, वो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखते हैं। मतलब कि एज चोरी करने में आप मौनत करते हैं उनकी? जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो अपनी लुक्स की वजह से, अपनी स्किल्स की वजह से ही अर्न कर रहे होते हैं ना। एक तो दो खातून हैं ओके पॉलिटिक्स में काम कर रही हैं, उनके लिए ओके कह रही हैं कि वो तो नानी अम्मा दादी अम्मा है, लेकिन अभी जो है ना वो यंग लगती है, इनकी बात करें। नाम नहीं ले रहे हैं। तो वाकई ये जी, एस्थेटिक का आपने कमाल तो है। देखा होगा, बहुत करीब से देखा होगा कि किस तरह से चेंजेस आ सकती हैं। इन्फेक्शन का खतरा होता है, बहुत कॉम्प्लिकेशंस के बाद फिर वो इतने खूबसूरत नज़र आते हैं। आप एस्थेटिक क्लिनिक भी कर रही हैं, ये है क्या जो बहुत सारे ऐसे ख़वातीन जिनको पता ना हो, इंटरेस्टेड भी हों, तो वो किस तरह आएँ और क्यों आएँ? कि हर किसी को शौक़ होता है कि हम खूबसूरत हो जाएं, या सेलिब्रिटीज़ को देखकर सोचते हैं कि ये इतने ज़्यादा खूबसूरत हैं, हम क्यों नहीं। कौन सी ऐसी सर्जरीज है कि सर्जरी ना कराते हुए होम्योपैथी से कामयाब इलाज हुआ उसका? हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि गुर्दों का बहुत ज़्यादा मसला आता है। गुर्दों की पथरी की अगर स्पेशली बात की जाए तो ऐसी मेडिसिन हमारे पास करिश्माती मेडिसिन मौजूद हैं जो कि एलोपैथिक डॉक्टर्स भी अपने पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं। जो होम्योपैथी के जरिए कौन सी इंग्रेडिएंट्स होंगी जो गुर्दों के लिए मुफीद होंगी? पथरी का साइज़ क्या है, उसकी फॉर्मेशन किस तरह की है, ये तमाम चीज़ें असेस करना बहुत ज़रूरी है। और असेस करने के बाद ही डॉक्टर बताए कि इसे यानी कि सर्जरी की ज़रूरत है या मेडिकेशन की ज़रूरत है। होम्योपैथी पे जो है घंटों का इंतज़ार करना पड़ता है, तब तक मरीज़ जो है वो हाल बेहाल हो जाए। ये समझें कि बिल्कुल कस्टमाइज़ प्लान होता है। और अगर फिर आपको एक डोज़ दी जाती है, एक डोज़ भी आपके लिए ऐसी कारामद होगी कि आप 10 मिनट भी नहीं लगेंगे, आप भूल जाएंगे आपका सर दर्द कहाँ गया। लोग कहते हैं कि ये इश्तिहारों में तो ये जर्मन फ्रेंच ये बहुत सारी स्विस की होम्योपैथी की मेडिसिन की चीज़ें आती हैं, लेकिन वो खुद इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये बात सही है? कराची के जो हालात हैं, हमेशा कोई ख़जाना छुपा है कराची के अंदर, जिसके लिए बार बार खुदाई हो रही होती है, पूरे साल खुदाई हो रही होती है। सांस का मसला जो न्यू बॉर्न है उनके साथ भी साइनस के बच्चे जो हैं उस कंप्लेन के साथ पैदा हो रहे हैं। जिनको नहीं होता वो भी ट्रैवल करते करते साइनस के आदी यानी उसकी प्रॉब्लम उनको हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि जो पिछले मेरे प्रोग्राम में आपको बहुत पसंद आए होंगे, आज का प्रोग्राम भी पसंद आएगा। आज मेरे पास जो गेस्ट है उनका ताल्लुक़ तिब से है। डॉक्टर साहिबा हैं, होम्योपैथी डॉक्टर हैं, एस्थेटिक क्लिनिक भी करती रहती हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं उनकी शख्सियत में, वो हम उनसे गुफ्तगू के दौरान आपको अपडेट करेंगे। तो वेलकम डॉक्टर सुमेरा अल्ताफ़ साहिबा। थैंक यू सो मच, और थैंक यू सो मच अगेन फॉर इनवाइटिंग मी। और बहुत सारी चीज़ें हमारी इससे पहले भी डिस्कस हो रही थी, पॉडकास्ट से पहले भी। सो अब देखते हैं, इंशाल्लाह व्यूअर्स के लिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आने अच्छा वाली डॉक्टर है। सुमेरा साहब, आपने एमबीबीएस करने के बजाय होम्योपैथी की तरफ क्यों गई? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया आपने। होम्योपैथी बेसिकली मेरे दिल के बहुत करीब है। रीज़न इज़ दैट कि हमें हमेशा से होम्योपैथिक मेडिसिन दी गई हैं। मेरी मदर का हमेशा से ख्वाब था कि मेरी जो बेटी है वो डॉक्टर बने। और अगर भाई की बात करूं तो वो भी बचपन में होम्योपैथिक मेडिसिन लेते थे। हार्ड मेडिसिन की वजह से जब यानी जब वो बहुत छोटे थे तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस उनके साथ आई थी। दैट्स वाई फिर मेरी मदर जो है होम्योपैथी की तरफ शिफ्ट हुई, और फिर हमें उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिले। तो बहुत ज़्यादा एतकाद हो गया कि हाँ, ये एक सेफ़ चीज़ है और उससे साइड इफ़ेक्ट्स एटलीस्ट बच्चों को नहीं होंगे। बच्चों के लिए भी सेफ़ है, बड़ों के लिए भी सेफ़ है। और फिर ऐसी चीज़ों के लिए जब डॉक्टर्स कह देते हैं या तो सर्जरी ऑप्शन है या तो फिर हम इसको इलाज नहीं कर सकते, सिर्फ मैनेज कर सकते हैं। लाइक अगर हम डायबिटीज़ की बात करें तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में कह दिया जाता है या नाउमीद कर दिया जाता है कि नहीं, इसका तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है, आप इसके लिए सर्जरी ही करवाएं। बट एट दी अदर हैंड जब होम्योपैथी की तरफ देखते हैं हम, तो उसमें बहुत आपको अच्छी उम्मीद दी जाती है और साथ में इसका ट्रीटमेंट भी होता है। और मेरे पास ऐसी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ हैं जिन्होंने लाइफ बदल दी होम्योपैथी की तरफ स्विच होने पर। सो कौन सी ऐसी सर्जरीज है कि सर्जरी ना कराते हुए होम्योपैथी से कामयाब इलाज हुआ उसका? बात ये आती है जब मेल्स में और फीमेल्स में दोनों में ही अगर हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि गुर्दों का बहुत ज़्यादा मसला आता है, क्योंकि हम देखते हैं कि सॉफ्ट ड्रिंक्स का भी बहुत इस्तेमाल है, पानी भी सही तरह से हमारे यहाँ पानी साफ़ नहीं है, सही नहीं है, और पानी का इंटेक भी सही नहीं है। फिर सारा जो बर्डन आता है वो हमारी किडनीज़ पर आ जाता है। किडनीज़ के लिए अगर हम देखें तो बहुत लंबे अरसे तक कोई भी आप मेडिसिन ले लेते हैं, एनएसएड्स की भी मेडिसिन लाइक पेन किलर्स हैं और दूसरी मेडिसिन हैं, अगर लंबे अरसे तक आप ले रहे होते हैं, शुगर हो यानी डायबिटीज़ हो या फिर हार्ट के इश्यूज़ हों, तो अल्टीमेटली वो आपके गुर्दों को टारगेट करेगा।
और आप तो उसको ट्रीट करने के लिए ले रहे हैं, मैनेज करने के लिए ले रहे हैं, उससे तो आपने कंटिन्यू रखना है। फिर मज़ीद आप गुर्दों पर ही बोझ डालते जाएंगे तो उससे भी तो कहीं ना कहीं सपोर्ट की ज़रूरत है। ऐसी कंडीशंस में अगर हम फिर मज़ीद मेडिसिन, जब भी आप पेशेंट को की कंप्लेंट्स बढ़ती हैं उसके साथ 3-4 मेडिसिन और टैबलेट्स या मेडिसिन और बढ़ जाती है, तो अल्टीमेटली ये सारा बर्डन चला गया फिर से गुर्दों के ऊपर, जो कि ऑलरेडी बहुत पैनिक की कंडीशन में है। सो हम बेसिकली अगर हम होम्योपैथी की तरफ शिफ्ट होते हैं तो होम्योपैथी आपको बहुत सहल अंदाज में, बहुत आराम से उन तमाम चीज़ों के लिए सॉल्यूशंस देती है जो कि यूजुअली एलोपैथिक साइड पे दूसरे तरीके इलाज में नहीं मिल रहा होता। और गुर्दों की पथरी की अगर स्पेशली बात की जाए तो ऐसी मेडिसिन हमारे पास करिश्माती मेडिसिन मौजूद हैं जो कि एलोपैथिक डॉक्टर्स भी अपने पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं। हालांकि नहीं करना चाहिए, ओवर द काउंटर भी लोग जाके ले रहे होते हैं कि ये बड़ी अच्छी मेडिसिन है तो आप मुझे ये मेडिसिन दे दें सो दैट कि गुर्दों का जो भी मसला है या इवन पथरी की भी कंडीशन है तो वो सॉल्व हो जाए। सो इतना ज़्यादा इस चीज़ को माना भी जाता है और इसके असरात भी हैं। मगर मैं अगेन यही कहूँगी कि डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही इस्तेमाल करें मेडिसिन। नो डाउट बहुत अच्छी है, मगर उसको तरीका इस्तेमाल डॉक्टर को बेहतर पता होता है और आपकी जो बायोकेमिक्स हैं उसी के अकॉर्डिंग आपकी डोजेज भी होगी और पोटेंसी भी होगी। इन बारीकियों का ख्याल रखा जाता है तो ही पेशेंट ठीक होता है। इन बारीकियों का ख्याल नहीं रखा जाता तो फिर आती है कॉम्प्लिकेशंस और फिर कहा जाता है कि होम्योपैथी तो काम ही नहीं करती या फिर केस बिगाड़ देती है। तो यहाँ आपकी गलती हो सकती है और मेडिसिन की कोई गलती नहीं। अच्छा, आपने गुर्दों का जिक्र किया कि होम्योपैथी के ज़रिए उसका इलाज किया जा सकता है, तो हम चाहते हैं, हमारे नाज़रीन देखना चाहेंगे कि जो होम्योपैथी के ज़रिए कौन सी इंग्रेडिएंट्स होंगी जो गुर्दों के लिए मुफीद होंगे। बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। लाइक देखें, लोगों को मसला ये होता है, पथरी डायरेक्ट तो नहीं बनती ना, वो एक्यूमुलेशन होना शुरू होती है जब सही तरह से फ़िल्टर आउट नहीं हो रही होती चीज़ें। वो टॉक्सिन्स जो कि आपके यूरिन के ज़रिए अखराज होना ज़रूरी है, जब वो जमा होना शुरू हो जाए आपके गुर्दों के अंदर ही और उसके सरफेस में स्टक होना शुरू हो जाए, होते होते फिर क्योंकि वो पार्टिकल्स बहुत हार्ड या रॉक लाइक नहीं होते, जब कंटिन्यूसली जमा हो रहे होते हैं तो फिर वो रॉक बनना शुरू होते हैं, लाइक हार्ड होना शुरू होते हैं। और सम टाइम्स ऐसा होता है कि कुछ उसकी कॉम्प्लिकेशंस इस तरह से होती हैं कि कैल्शियम ऑक्सलेट की वो बन जाती हैं। कुछ ऐसी होती हैं जो कि ऐसी होती हैं जो कुछ यानी आपने कुछ डोजेज़ ली उसी के साथ ही वो यानी ये कहेंगे डिज़ोल्व होना शुरू हो जाती हैं। कैल्शियम ऑक्सलेट की जो स्टोन्स होंगे उसको डिज़ोल्व होने में बहुत टाइम भी लगेगा और बहुत प्रॉपर डॉक्टर की गाइडेंस भी देखनी पड़ेगी, डाइट में भी कंट्रोल करना पड़ेगा, प्रॉपर एक रिजीम पे यानी उसको फॉलो करना पड़ेगा। और ऐसे बहुत से केसेस हैं जिसमें गुर्दों की पथरी जो है मेडिसिन से निकल गई है और पेशेंट यानी सेहतयाबी की तरफ चला गया है। बात ये आती है कि पथरी का साइज़ क्या है, उसकी फॉर्मेशन किस तरह की है, ये तमाम चीज़ें असेस करना बहुत ज़रूरी है और असेस करने के बाद ही डॉक्टर बताए कि इसे यानी कि सर्जरी की ज़रूरत है या मेडिकेशन की ज़रूरत है। सम टाइम्स ऐसा होता है कि पथरी का साइज़ वाकई बहुत बड़ा होता है और केस बहुत क्रॉनिक हो जाता है, तो ऐसे में हम ये नहीं कहते हम ही सब कुछ कर लेंगे। ऐसी कंडीशन में हम रेफ़र कर देते हैं कि अगर सर्जरी की नीड है तो सर्जरी करवाएं। ईगो पे लेने वाली बात ही नहीं है। हमारा तो मकसद है ना कि पेशेंट को रिकवर करना, और अगर हमारी मदद से रिकवर हो रहा है या किसी और तरीके से, हमारी कोशिश पहली होती है कि पेशेंट को कम से कम नुकसान पहुँचे या कम से कम यानी हार्मफुल होने के लिए, क्योंकि रिकवरी में किसी भी ऑपरेशन की तरफ जाएंगे उसको रिकवरी में टाइम लगता है। और आप हर शख्स ऐसा नहीं होता जो बेड रिडन हो के बहुत खुश हो, हर शख्स को इतना रेस्ट नहीं चाहिए। डॉक्टर साहब, अक्सर बेशतर हमने ये देखा भी है, सुना भी है कि एलोपैथी जल्दी जो है इम्पेक्ट आता है उसका, इंजेक्शन लगा दें दर्द ख़त्म हो जाए, इंजेक्शन लगा दें टेबलेट दे दें तो मसला हल। होम्योपैथी पे जो है घंटों का इंतज़ार करना पड़ता है, तब तक मरीज़ जो है वो हाल बेहाल हो जाए। इसके लिए ना मेरे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग जवाब है। वो ये है कि आपको अगर आप अपनी कंप्लेन सही तरह से बताते हैं और डॉक्टर को पता चल गया कि मेन रीज़न रूट कॉज क्या है, फिर वो हमारे यहाँ इंडिविजुअलाइजेशन पे काम होता है। आपके लिए जो मेडिसिन होगी वो अगले शख्स के लिए नहीं होगी, ज़रूरी नहीं कि वही हो। ये डोजेज जो मैंने आपको बताई है या मैंने पोटेंसी यानी पावर जो है उसकी जो बताई है, ज़रूरी नहीं अगले शख्स के लिए भी वही हो। कैमरामैन हमारे साथ मौजूद हो सकता है उनके लिए कोई बिल्कुल डिफरेंट मेडिसिन हो।
तो आपके जो आपका बायोकेमिक है या आपका जो लहजा है, रवैया है, तमाम चीज़ें हम देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं, फिर मेडिसिन बताते हैं। और फिर जब मेडिसिन बताई जाती है, हम ये किताबी बातें हम नहीं करते या 2+2=4 हमेशा नहीं चलता। होम्योपैथी में स्पेशली इंडिविजुअलाइजेशन की बात इसलिए होती है कि हर इंसान डिफरेंट है, उसका डीएनए डिफरेंट है, वो ऐसा नहीं है कि कॉपी पेस्ट वाला नहीं है, तो उसके प्रिस्क्रिप्शन को भी कॉपी पेस्ट ना समझें, ये समझें कि बिल्कुल कस्टमाइज प्लान होता है। और अगर फिर आपको एक डोज़ दी जाती है, एक डोज़ भी आपके लिए ऐसी करामत होगी कि आप 10 मिनट भी नहीं लगेंगे, आप भूल जाएंगे आपका सर दर्द कहाँ गया। और ये मेरे साथ हो चुका है कि मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। एंड देन फिर मैं हमारी जो मैम थी, डॉक्टर थी, वो ज़ाहिर है हमें हमारी जो टीचर थी, तो मैंने उनको बताया, उन्होंने मुझे एक डोज़ दी। मेडिसिन का नाम मैं ले लेती हूँ, जेलसीनियम, ठीक है। आप ज़रूरी नहीं, जैसा कि मैंने पहले कहा कि आपको भी यही मेडिसिन की ज़रूरत हो। मैंने एक डोज़ ली और वो बहुत हाइपोटेंसिव भी नहीं थी, और 5 मिनट के बाद मुझे याद भी नहीं था कि मेरे सर में इतना शदीद दर्द हो रहा था। तो ये करंट की तरह काम करती है, अगर आपको पता है कि स्विच कहाँ लगाना है। स्विच ऑन करेंगे तो ही लाइट जलेगी, अदरवाइज तो लाइट नहीं जलेगी ना, फिर तो स्पार्किंग भी हो सकती अच्छा, है। माजी में हमने एक दो किस्से सुने थे कि फ़लाँ शख्स ने वो होम्योपैथी की दवाई खाई थी, फिर अल्लाह को प्यारे हो गए। कि ये क्या डोज हाई होता है, उसमें क्या होता है, ऐसी क्या चीज़ थी कि खाने के साथ ही जो है ना वो अल्लाह को प्यारे हो गए। देखें, अगेन मैं यही बात करूँगी, ईगो में कोई भी होम्योपैथिक डॉक्टर हो या फिर एलोपैथिक डॉक्टर हो, ईगो पे तो लेना नहीं है। हमारा तो मकसद ये होता है ना, हम तो ये मकसद लेकर आते हैं कि हमारा जो पेशेंट है उससे कम तकलीफ़ पहुँचे और जल्द से जल्द उसे राहत मिले। तो हमारा ये मकसद हमें भूलना नहीं चाहिए। और जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि सही मेडिसिन सही टाइम पे सही डोज में अगर दी जाएगी तो उसका फ़ायदा है। और अगर आपने एक बहुत गलतुलाम एक जुमला सुना होगा, होम्योपैथी की तो कोई साइड इफ़ेक्ट ही नहीं, किसी सूरत कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगेन मैं यही कहूँगी, साइड इफ़ेक्ट उस सूरत में नहीं है जबकि आपने उसका गलत इस्तेमाल ना किया हो। एक छुरी पड़ी है, आप उसे फ्रूट काटने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी एनर्जी बहाल कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि वो आपके काम आई। और उसी छुरी से डकैत क्या काम कर रहे होते हैं आपको पता है, ठीक है ना। तो गलत इस्तेमाल अगर करेंगे, एक टूल है हमारे पास होम्योपैथी और बहुत ही बेहतरीन टूल है, और अगर उसका सही चलो इस्तेमाल इसको किया मान जाए। लेते हैं, आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि इस जदीद दौर में कितने % लोग हैं जो एलोपैथी को छोड़ के होम्योपैथी के तरीके इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे हैं, बहुत सारे। इवन मेरे जो मेंटोर हैं, यानी हम होम्योपैथी की अगर बात करें तो वो MBBS डॉक्टर भी थे और वो होम्योपैथ भी थे। सो पहले वो यानी MBBS थे, उसके बाद फिर उन्होंने होम्योपैथी की। खालिद मुस्तफ़ा नाम है उनका। उनके बारे में ये कहूँगी, उनकी रिसर्च बहुत अच्छी थी। कोई भी पेशेंट ऐसा आता था तो प्रॉपर्ली उनको टाइम देना और प्रॉपर असेस करना। आजकल देखा जाता है पेशेंट को कंप्लेन ये होती है, डॉक्टर ने तो टाइम ही नहीं दिया, सुना भी नहीं, पूछा भी नहीं क्या कंडीशन है, बस उन्होंने मेडिसिन लिख दी। उनकी केस टेकिंग को देखकर हमें सीखा कि पेशेंट को टाइम देना है, उसे मेंटली सेटिस्फाई करने के बाद ही आप उसे कोई प्रिस्क्रिप्शन दें। और बहुत से ऐसे पेशेंट्स होते थे जो सेकंड विज़िट पर आते थे तो फर्स्ट विज़िट पे यानी उनकी शख्सियत ही कुछ और होती थी। सेकंड विज़िट पर जब वो आते थे तो उनका बिल्कुल ही आप देखते थे कि डिफरेंट यानी पर्सनालिटी ही चेंज हो रही होती थी। क्यों? क्योंकि एक ट्रस्ट का इम्पैक्ट भी आ जाता था। इससे तो नहीं हुआ कि उसको उल्टा असर हुआ और आते ही जो उन्होंने झगड़ा किया हो सेकंड टाइम जब आया हो, ऐसा नहीं, हुआ है ऐसा कभी? मैंने नहीं देखा। हाँ, दूसरी डॉक्टर के साथ मैंने देखा था, लेकिन एग्रीवेशन होती है समटाइम्स, ऐसा होता है। और ये होम्योपैथी के रूल्स में भी शामिल है कि समटाइम्स एग्रीवेशन होती है। सिम्टम्स जो होते हैं, जो पुराने सिम्टम्स होते हैं, समटाइम्स शिद्दत के साथ आते हैं, फिर वो ख़त्म हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको अगर कफ़िंग हो रही थी तो कफ़िंग ही बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाएगी, हो सकता है दूसरे सिम्टम्स आएँ और फिर वो अक्सर बेशतर किस तरह के मरीज़ ज़्यादा होम्योपैथी के लिए आपके पास किस तरह के पेशेंट ज़्यादा आते हैं? फीमेल इश्यूज़, हार्मोनल इश्यूज़ ऐसे हैं जो कि बहुत अरसे तक पेशेंट्स जो हैं वो हार्मोनल यानी थेरेपी पर होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही होती। हेयर फॉल है या फिर इसके अलावा ओबेसिटी है, या फिर ये इशू आ रहा होता है कि इनफर्टिलिटी का इशू होता है, या फिर स्पेशली मैंने जिस तरह से कहा गुर्दों का, तो गुर्दों के बहुत सारे मसले आ रहे होते हैं। और बच्चों की अगर बात करें तो डेंटेशन पीरियड के बच्चे जो होते हैं, जिनके दांत आ रहे होते हैं, तो उनका खाना पीना सब चीज़ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है और वो कमज़ोर हो रहे होते हैं, चिड़चिड़े हो रहे होते हैं, नींद पूरी
नहीं हो रही होती है, वीक होना शुरू हो जाते हैं इन तमाम चीज़ों की वजह से। तो ऐसे में डेंटेशन पीरियड के लिए तो होम्योपैथी में इतनी ज़बरदस्त सी मेडिसिन हैं जो कि बच्चे की ओवरऑल हेल्थ को भी बेहतर करते हैं, उसके मूड पे भी काम करते हैं, डेवलपमेंट में और बोन्स की और दांतों की, दोनों की डेवलपमेंट में बहुत अच्छा, और कॉग्निटिव बिहेवियर भी उनका बहुत अच्छा हो जाता है इसकी वजह से। सो आई वुड से कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि होम्योपैथी को बाकी तमाम तरीके इलाज में बहुत यानी वो करती हैं, अपर हैंड देती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें स्किन के ऐसे इश्यूज़ जो कि आप समझते हैं ऑटो इम्यून कहा जाता है, लाइक सोराइसिस की बात की जाती है कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसे मैनेज किया जाएगा, ये तो ऑटो इम्यून है तो ठीक नहीं कर सकते। ADHD है, तो इसमें जो हमारे यहाँ रिसर्चेज़ हो रही हैं, हमारे यहाँ जो बहुत काबिल डॉक्टर्स हैं, मैं अगेन हर किसी की बात नहीं करूँगी, आप अपने डॉक्टर का इंतखाब सही करेंगे तो होम्योपैथी की तारीफ़ ही करेंगे हमेशा। और अगर आपने सही डॉक्टर का इंतखाब नहीं किया तो फिर आप यकीनी तौर चलो पर डॉक्टर ठीक है, मान लेते हैं हम, जो होम्योपैथी की मेडिसिन है वो यहाँ से लोकली अरेंज करते हैं या बाहर से आ रही हैं? पाकिस्तान में भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि होम्योपैथिक मेडिसिन को बना रही हैं और बहुत अच्छे तरीके से, यानी वो टेक्निक्स जो बाहर इस्तेमाल होती हैं वो पाकिस्तान में इस्तेमाल कर रहे हैं, और ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ मौजूद हैं। और अगर हम बात करें, फ्रेंच मेडिसिन्स भी आती हैं, जर्मन भी आती हैं, और इसके अलावा हम स्विस मेडिसिन्स भी आती हैं, तो आती भी लोग हैं। कहते हैं कि ये इश्तिहारों में तो ये जर्मन, फ्रेंच, ये बहुत सारी स्विस की होम्योपैथी की मेडिसिन की चीज़ें आती हैं, लेकिन वो खुद इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये बात सही है? मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने जो शुरुआत की है वो अपने ऊपर ही एक्सपेरिमेंट किया है। मुझे साइनस का इशू था। सो साइनस का जिनको इशू होता है, आपको अच्छे से अंदाज़ा होगा कि कराची के जो हालात हैं, हमेशा कोई ख़जाना छुपा है कराची के अंदर, जिसके लिए बार बार खुदाई हो रही होती है, पूरे साल खुदाई हो रही होती है। सो सांस का मसला बच्चों के साथ भी, जो न्यू बॉर्न है उनके साथ भी साइनस के बच्चे जो हैं उस कंप्लेन के साथ पैदा हो रहे हैं। जिनको नहीं होता वो भी ट्रैवल करते करते साइनस के आदी, यानी उसकी प्रॉब्लम उनको हो जाती है। सो उनके लिए फिर ये होता है कि नाक का एक ऑपरेशन होता है, और ऑपरेशन के बाद फिर वो दोबारा रीअकर हो जाता है। लेकिन मैं यही सोचती थी कि क्या मुझे करवा लेना चाहिए ऑपरेशन। मैं बहुत यानी परेशानी में थी, क्योंकि मैंने ऐसे अपने आमने सामने बहुत सारे पेशेंट्स देखे थे और बहुत महंगी मेडिसिन पर मैं थी जिसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो जाते थे। दैन फिर मैंने एक यानी मेडिसिन के बारे में पढ़ा, और पाकिस्तानी मेडिसिन थी, ऐसा नहीं कि बहुत बाहर की मेडिसिन थी, पाकिस्तानी मेडिसिन थी। मैंने उसके बारे में पढ़ा, फिर उसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए थे, क्योंकि मैं स्टूडेंट थी और मुझे ये था कि इसमें ऐसा क्या है, देखना भी तो चाहिए ना कि आप जो इस्तेमाल करने वाले हैं उसमें है क्या चीज़ मौजूद। तो जब मैंने सारी चीज़ें पढ़ी तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन भी मुझे लगा, और ये मुझे लगा कि ये यकीनन मेरे लिए काम करेगा, और मैंने इस्तेमाल करना शुरू की मेडिसिन। और यकीन करें कि मुझे 1 महीने में जो रिलीफ मिला, मैं रेगुलर मेडिसिन पर थी, लेकिन मुझे ठीक यानी सुबह मैं निकलती थी बिल्कुल फ्रेश होती थी, वापस जब घर आ रही होती तो मुझे शदीद वाला फ्लू हुआ होता था। मेरा पूरा फेस यहाँ से जैम फील होता था, हैवी महसूस होता था, और सर में दर्द इतना होता था कि मैं सही तरह से कॉन्सनट्रेट नहीं कर पाती थी। मेरी इतनी आसानी हो गई कि मैं सही तरह से स्टडीज़ पे भी फोकस करने लगी, मेरी नींद भी बेहतर हुई और सांस लेने में भी बहुत आसानी हुई, तो सफोकेशन भी कम हो गई। तो कहने का मकसद ये है कि जब आप खुद ट्राई करते हो और आपको ट्रस्ट होता है कि इस चीज़ से मुझे आराम मिला, तो आपका जो कॉन्फिडेंस होता है वो इतना बढ़ जाता है कि आपके चलो पेशेंट ठीक है, आप खुद डॉक्टर हैं और ट्रीटमेंट पे आपका यकीन भी ज़्यादा है दूसरों के मुकाबले में। फ़र्ज़ करो, अल्लाह ना करे, घर में कोई इस तरह का फ़र्द हो, आपके होम्योपैथी से ठीक ना हो, फिर क्या करेंगे? एलोपैथी भी जाएंगी या उसको उधर ही? अभी मैं आपको बताती हूँ कि मेरे फादर के साथ एक इशू था, उसके लिए उन्होंने मेडिसिन्स ली। यानी बहुत लोग कहते हैं SIUT बहुत ज़बरदस्त है, मैं ये नहीं कहूँगी कि वहाँ की सर्विसेज बुरी हैं या कुछ भी, लेकिन उनके पास तरीका इलाज में यही है कि या तो आप यूरिन बैग, अगर आपके गुर्दों में या उनके फंक्शन में प्रॉब्लम आ रही है तो या तो आप यूरिन बैग लगवा लें या डायलिसिस, यानी यूरिन बैग की तरफ आना पड़ता है, डायलिसिस की तरफ जाना पड़ता है। हमारे यहाँ ऐसा है कि इसको रिवर्स किया जा सकता है एक स्टेज तक। ऐसी कंडीशन होती है, अगर आप प्रॉपर केयर करते हैं, सही मेडिकेशंस लेते हैं, तो आप वापस आ जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फादर जो है वो रिकवर अल्हम्दुलिल्लाह हो चुके हैं, और उनको इस तरह की किसी चीज़ क्या मतलब है कि पथरी ज़्यादा थी या यूरिन का इशू था? बेसिकली उनके प्रोस्टेट ग्लैंड का भी मसला था, और कुछ पथरियाँ भी थीं जो कि डिज़ोल्व भी हो गई हैं, और जो उनका मेन इशू था
वो भी उसकी वजह से, जिसकी वजह से डॉक्टर ने कहा था अभी आपको यूरिन बैग लगवाना पड़ेगा। और जिस डॉक्टर का मैंने जिक्र किया कि वो MBBS भी हैं और DHMS भी हैं, मैंने उनसे पूछा कि मैं उसी वक्त वहाँ मौजूद थी, हाउस जॉब के लिए मौजूद थी, तो मैंने कहा कि सर ऐसा ऐसा मामला है और वो यूरिन बैग लगाने के लिए कह रहे हैं, और मेरे फादर तो इस तरह के बिल्कुल नहीं है कि वो टिक के एक जगह बैठे हैं, ज़ाहिर है वो हर वक्त एक्टिव रहते हैं माशाल्लाह, तो उनके लिए तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा अगर ऐसा कुछ होगा। तो ही सेड कि आप उनको वापस बुला लें, मैं आपको मेडिकेशन लिख कर दूंगा, आप जो है फिर इसको इस्तेमाल कीजिएगा, आप उनको वापस बुला लें। तो ज़ाहिर है वो दोनों चीज़ में एक्सपर्टीज़ थी ना उनकी, बट ही सेड कि आप वापस बुला लें, और उनकी वजह से मुझे इतना कॉन्फिडेंस आया है कि हम कर लेंगे इसको, और इसे इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में जाने की ज़रूरत नहीं होगी, और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं हुआ। होम्योपैथी की तो बहुत सारी बातें होंगी, अब आते हैं एस्थेटिक पे। आप एस्थेटिक क्लिनिक भी कर रही हैं, ये है क्या जो बहुत सारे ऐसे ख़वातीन जिनको पता ना हो, इंटरेस्टेड भी हों, तो वो किस तरह आएँ और क्यों आएँ? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एस्थेटिक बेसिकली क्या है, लाइक हम देखते हैं कि हर किसी को शौक़ होता है कि हम खूबसूरत हो जाएं, या सेलिब्रिटीज़ को देखकर सोचते हैं कि ये इतने ज़्यादा खूबसूरत हैं, हम क्यों नहीं हैं, या इतने टाइम तक सेलिब्रिटी खूबसूरत होते हैं या नहीं होते, आप उनको करते हैं? होते हैं। मैंने अभी 2 से 3 दिन पहले मेरी मुलाकात हुई है नादिया ख़ान से। शी इज़ सो मतलब उनकी स्किन फ्लॉलेस, एज का असर नज़र नहीं आता, एज इज़ जस्ट अ नंबर, ये जो कहते हैं ना, वो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखते हैं। और वाकई ये जो ट्रीटमेंट्स हैं या फिर यानी सप्लीमेंट्स या यानी ओवरऑल सारी एक रिजीम फॉलो करती हैं ना, फ़िटनेस के लिए भी पूरी एक रिजीम फॉलो करती हैं, तो वाकई में वो अपनी जो मेहनत कर रही होती है ना, वो उसकी वजह से पे ऑफ कर रहा होता है। वो किसी भी एज में हो ग्रेसफुली एज करते हैं। इसी तरह अगर हम मतलब कि एज चोरी करने में आप मौनत करते हैं उनकी? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों ना करें। देखें जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो अपनी लुक्स की वजह से, अपनी स्किल्स की वजह से ही अर्न कर रहे होते हैं ना। एक तो दो खातून हैं पॉलिटिशियन हैं, पॉलिटिक्स में काम कर रही हैं, उनके लिए कह रहे हैं कि वो तो नानी अम्मा दादी अम्मा है, लेकिन अभी जो है ना यंग लगती किन की बात कर नाम नहीं ले रहे हैं, तो वाकई ये एस्थेटिक का आपने कमाल तो देखा होगा, बहुत करीब से देखा होगा कि किस तरह से चेंजेस आ सकती हैं। सो बिल्कुल ऐसा ही है, जो लोग बिल्कुल अपनी लुक्स को मैक्सिमाइज़ करना है, लुक्स मैक्सिंग की बात होती है ना आजकल बहुत ज़्यादा, टिकटॉक की बात करें, किसी भी प्लेटफॉर्म की बात करें, लुक्स मैक्सिंग की बात होती है, तो वाकई में पॉसिबल है। और कॉस्मेटिक सर्जरीज़ जो होती हैं, ज़ाहिर है उसको वो टाइम लेती हैं, उसको रिकवर होने में भी टाइम लगता है। लाइक राइनोप्लास्टी किसी ने करवाई है, जिसे नोज़ जॉब भी कहते हैं, या डिफरेंट यानी सर्जरीज़ हैं, उसको ठीक होने में भी टाइम लगता है। उसके स्टिचेस जब खुलते हैं, फिर उसके स्कार को हील होने में टाइम लगता है। जब सर्जरी होती है तो स्वेलिंग हो जाती है, इन्फेक्शन का ख़तरा होता है, बहुत कॉम्प्लिकेशंस के बाद फिर वो इतने खूबसूरत आप तो नजर आते फिजिशियन हैं, आप तो सर्जन नहीं है ना? यही तो फ़ायदा है कि हमारे यहाँ हम जो भी यानी सर्विसेज दे रहे होते हैं, लाइक अगर हम हाइफू की बात करें, कोई पेशेंट आता है, लंच टाइम प्रोसीजर होता है, वो आता है 15 से 1.5 एन आवर का सेशन लेता है, और सेशन लेने के बाद ही बिल्कुल चेंज नज़र आना शुरू होता है। लाइक अगर डबल चिन का इशू है, मैं आपको पिक्चर भी शेयर कर दूँगी इंशाल्लाह, सो आप देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर में कितना फ़र्क होता है। डबल चिन और ट्रिपल चिन वालों को कितने अरसे में ठीक करते हैं आप लोग? मैं तो आपको एक ऐसा मैजिकल रिजल्ट दिखाऊंगी जो कि बिल्कुल एक सेशन के बाद कही है, और वो डबल चिन काफ़ी अच्छा खासा उनका फेस था, और वो काफ़ी अच्छा हो, यानी बिफ़ोर एंड आफ्टर बिना सर्जरी के जो लोग देखते हैं वो हैरान होते हैं कि ये हाइफू से कैसे पॉसिबल है। सो जिस तरह से आपने पॉलिटिशियन का जिक्र किया, उसी तरह का बिल्कुल मेरे पास भी रिजल्ट एक मौजूद है। सेलिब्रिटी है या वैसे ही आम बंदा है? नहीं, वो हैदराबाद से आई थी हमारे पास, और काफ़ी लेडी हैं वो? जी, वो अच्छा, ज़्यादातर कॉन्शियस कौन होते हैं, जो सेलिब्रिटीज होते हैं या जो आम सेलिब्रिटीज़ भी होती हैं? लाइक हमारे पास फ़हीमा अवान भी आ चुकी हैं, और शी इज़ वंडरफुल। लाइक उनकी रियल में जो स्किन है ना, टीवी पे इतनी खूबसूरत नज़र नहीं आती जितनी वो रियल में खूबसूरत हैं। और ड्रामों में आप देख यानी डिफरेंट रोल्स कर रही होती। फ़हीमा अवान नाम है उनका, और बहुत ही पोलाइट पर्सनैलिटी है, और उनकी स्किन इतनी फ्लॉलेस, इतनी बेबी सॉफ्ट, इतनी अच्छी है, और वो केयर भी इतनी बहुत करती हैं। सो जो लोग केयर कर रहे होते हैं और इन ट्रीटमेंट्स की तरफ होते हैं, वाकई में उनकी लाइफ में फ़र्क पड़ता है, और उनकी एजिंग वाकई में स्लो होती है। सो बेसिक मकसद हमारा ट्रीटमेंट के बाद फिर रफ और टफ की लाइफ तो उनकी नहीं होगी ना? देखें, शूट्स वगैरह जो रूटीन होती है, ये भी बहुत टायरिंग होती है, और बहुत लंबे लंबे आवर्स तक होती है ना, लाइक 12 आवर्स तक भी होती है, समटाइम 14 आवर्स तक भी जाती है। इतना लंबा काम हम यूजली नहीं कर रहे होते, लेकिन उनको करना होता है। और अगर बात करें कि फिर एक ही रिहर्सल की भी बात आती है, फिर
अगेन उनकी एक नॉर्मल लाइफ भी होती है जिस तरह से हमारी होती, शायद इतनी ना हो, उनके हेल्पर्स हेल्प करते हों, लेकिन फिर भी होती तो है, कुछ ना कुछ तो करते ही होंगे वो। उनको किचन में काम करने का मशवरा देते हैं या रोकती हैं आप लोग? नहीं, जब कुछ ट्रीटमेंट्स ऐसी हैं लाइक लेज़र्स हैं, या फिर हम कार्बन पील करते हैं, या फिर हम वो करते हैं हाइड्रा फेशियल की बात भी कहते हैं कि आप फ़िलहाल ना करें क्योंकि पोर्स ओपन होते हैं, क्लोज़ करने के लिए ऑल्दो हम मास्क भी लगाते हैं, इसके अलावा हम एलईडी थेरेपी भी करते हैं। बट बहुत सारे दोस्त शिकायतें करते हैं कि वो उनकी बेगम जो है वो गई एस्थेटिक क्लिनिक में, उसके बाद कई दिनों से खाना नहीं पका रही। नहीं ये ऐसा तो फिर नहीं, आप हम ज्यादती किसी के घर का किचन हम नहीं बंद करवाना चाहते, लेकिन अगर एक टाइम के लिए अगर वो कर लें, स्किप कर लें तो ये बेहतर होता है। इसके अलावा हम जब PRPs भी करते हैं तो ये कहते हैं कि अगर आप नहीं करेंगे यानी हीट में नहीं जाएंगे तो इसके रिजल्ट ज़्यादा अच्छे होंगे, बट हम ये नहीं कहते कि आपने किचन में नहीं जाना, ऐसा नहीं है। लेकिन आपने एक टाइम का मशवरा दे दिया, उनको क्या पता घर वालों को कि डॉक्टर ने नहीं, कितने मैं बता रही हूँ ना, आपका पॉडकास्ट देखने के बाद लोगों की कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी। तो मेजॉरिटी ख़वातीनें आती हैं या मर्द भी आते हैं? नहीं, अब ये है कि थोड़ा ऐसा शिफ्ट आया है कि अब मेल्स भी आते हैं, स्पेशली फॉर हाइफूज, लेज़र्स, PRPs, क्योंकि जो मेल्स बाहर निकल रहे होते हैं, धूप का ज़्यादा काम होता है, बाहर का काम होता है, तो पिगमेंटेशन के केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं। और पिगमेंटेशन एक ऐसा मसला है जो कि वाकई कॉम्प्लेक्स होता है और हमें भी टाइम लगता है उसको ठीक करने में, फिर एक प्रॉपर रिजीम भी फॉलो करनी पड़ती है। तो मेल्स भी आ रहे हैं, अगर हम कहें कि 40-60 का रेशो है तो ये बेहतर होगा। समटाइम्स ऐसा होता है कि मेल्स हमारे पास एक मंथ ऐसा होता है कि इसमें मेल्स बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं, वो वाइटिंग के लिए भी आ रहे होते हैं, वो लेज़र्स के लिए भी आ रहे होते हैं। पैसे कहाँ से ज़्यादा मिलते हैं, मेल से फीमेल से? देखें, जो फीस होती है, जो कॉस्ट होती है, वो तो हमें निकालनी है ना। नहीं, आसानी से कौन ज़्यादा देते हैं, मेल या फीमेल? जो अपनी स्किन के लिए ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं वो करते हैं। समटाइम्स फीमेल्स को समझाना ज़रा मुश्किल हो जाता है कि ये कॉस्ट, आपको एक ट्रीटमेंट महंगा है तो हम अगर प्रोवाइड करेंगे तो महंगा ही पड़ेगा आपको। हम उसमें अगर कॉस्ट कटिंग करेंगे तो हमें जो प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं उस पर कॉस्ट कटिंग करनी पड़ेगी, यानी कि हमें उसे सब स्टैंडर्ड यूज़ करना होगा, जो कि हमें नहीं करना है। जब उनको ये बात समझ आती तो दे पे ये इलाज महंगा है सस्ता है एस्थेटिक वाला? एस्थेटिक वाला इलाज मैं यही कहूँगी कि क्योंकि ये इलाज नहीं है, हमारी जो ख्वाहिशात होती हैं, जो डिज़ायर्स होते हैं, उसको पूरा करने के लिए है। इलाज की भी समटाइम ज़रूरत होती है, लाइक स्किन में एक्ने हो रही होती है या फिर ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, स्किन पैची हो जाती है, तो ट्रीटमेंट के हद तक तो अगर देखा जाए तो ये ज़रूरत है। लेकिन जहाँ आपकी ख्वाहिश की बात आ जाती है, ख्वाहिश पे तो लोग पैसे खर्च करते ही हैं, और ये कॉस्ट वाकई कॉस्ट इफ़ेक्टिव नहीं होता, क्योंकि हम जो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं वो पाकिस्तान में नहीं बन रही होती, वो बाहर से हम इम्पोर्ट कर रहे होते हैं। और आपको तो अच्छे से हालात का पता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज हर वक्त ही कुछ ना कुछ कोई बात होती है वो बंद हो जाता है, तो फिर ज़ाहिर है चीज़ें इंपोर्ट होकर आने में उसका काफ़ी कॉस्ट में इजाफा हो जाता है, और ये फिर पेशेंट को समझाना बड़ा मुश्किल होता है। हालांकि न्यूज़ में वो रोज़ सुन रहे होते हैं कि रास्ते बंद हो गए हैं और लोगों की शिपमेंट्स रुक गई हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं कि जो डॉक्टर साहिबा है या डॉक्टर साहिबान हैं वो इस तरह की डराते हैं कि वो लोग खुद ही ऑटोमेटिकली पैसे देते हैं। आप ज़्यादा डराते हैं लोगों को? हमारी जो फील्ड है इसमें हमें डराने की ज़रूरत नहीं होती। हमारे पास केसेस ऐसे आ रहे होते हैं जो कि या तो बहुत बिगड़ चुके होते हैं, लाइक अगर मैं बात करूँ ना कि ज़्यादातर फीमेल्स में और समटाइम्स मेल में भी ये होता है कि कलर कॉम्प्लेक्शन फेयर हो जाए। अब वो उसके लिए जो शॉर्टकट्स यूज़ करते हैं वो बेसिकली ऐसे स्टीरॉयड बेस्ड क्रीम यूज़ कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वक्ती तौर पर तो मेलानिन सप्रेस हो जाता है, यानी जो पिगमेंट होता है कलर का वो तो वक्ती तौर पे सप्रेस हो जाता है, स्किन ब्राइट नज़र आती है, लेकिन उसकी वजह से पिगमेंटेशन, मिलाज़मा, स्किन की इतनी ज़्यादा फ़ोटो सेंसिटिव हो जाती है कि लाइट भी बर्दाश्त नहीं होती। इवन अगर समटाइम्स ऐसा होता है कि आंसू जो आ रहे होते हैं या स्वेटिंग जो हो रही थी वो भी जलन इतनी तेज़ होती नहीं बर्दाश्त हो रही होती। अब उनको ट्रीटमेंट चाहिए और वो अर्जेंट बेसिस पे चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में तो पेशेंट आएंगे, वो अपना खुद बता रहे होंगे कि हमने हमारे साथ ये मसला है, तो हमें पता चल जाता है कि कौन सी स्किन जो है वो ऐसी वाइटनिंग क्रीम से जल कर आई अच्छा, है। वो जो ब्लैक होते हैं, जो शीदी जिनको कहते हैं, तो उनको कहाँ तक आप जो है ना वो बेहतर कर सकते हैं, वाइट दिखा सकते हैं? कितने स्टेज में कितना टाइम लगे उनके लिए? यूजुअली जो हम ट्रीटमेंट करते हैं, लाइक अगर हम ग्लूटेन की कलर बात फेयर करें, तो नहीं कर सकते ना उनका? इट डिपेंड्स कि आपको कलर कितना चाहिए, और हम एक स्टेज तक लेके जाएंगे और एक फॉर्मेट उसका होता है, लाइक एक टाइम तक ट्रीटमेंट देने के बाद हम थोड़ा सा गैप देंगे, फिर हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे। एक टोन तक फ़र्क आता है, लाइक अगर वन शेड अगर किसी पेशेंट ने लाइट करना है तो उसका प्रॉपर एक
ट्रीटमेंट होगा, एक प्लान होगा, टाइम होगा। फिर अगर वो पेशेंट कहेगा नहीं 1 टोन और चाहिए, लोग जिस तरह से शेड कार्ड दिखाते हैं ना, बोलते हैं कि 5-6 शेड चेंज हो जाएगा, टोन चेंज हो जाएगा, वो बहुत लंबा प्रोसेस होता है। और ये मैं आपके प्लेटफॉर्म के ज़रिए भी बताना चाहूँगी कि वो बहुत लंबा प्रोसेस होता है। उसमें बहुत यानी आपको आपकी जेब में भी फिर उतने पैसे होने चाहिए, तो फिर रिजल्ट्स तो मिल जाते हैं। आपको टाइम देना होगा, आपको पैसे देने होंगे और एक प्रॉपर रिजीम फॉलो करनी होगी। अगर आप एक तरफ से ग्लूटा की ड्रिप्स भी लगवा रहे हैं और बाहर जाके एक जंग भी खा रहे हैं, धूप में भी घूम रहे विदाउट एनी यूवी प्रोटेक्शन, तो कोई फ़ायदा नहीं है। आपने अपना नुकसान के अपने पैसे ज़ाया किए हैं। जो ब्लैक चमड़ी है वो ज़्यादा सख्त होती है या जो वाइट और फेयर कलर वाले हैं? देखें, बेनिफिट क्या होता है हम एशियंस में कि हमारे यहाँ मेलानिन की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, यानी कलर जो होता है, मैं तो ये कहूँगी अट्रैक्टिव कलर होता है। बहुत सारे लोग खुश होते हैं टैन स्किन को लेकर। वेस्ट में भी ये होता है कि वो टैन करना चाहते हैं, वो सनबाथ लेते हैं ताकि स्किन थोड़ी सी टैन हो, थोड़ी नेचुरल लगे, थोड़ी पुरकशिश लगे। बट हमारे यहाँ क्योंकि गोरा कॉन्सेप्ट ज़्यादा है, एक कॉम्प्लेक्स है, तो वो समझते हैं जब तक स्किन वाइट नहीं होगी खूबसूरत नहीं होगी। अब हमारा जो अल्लाह ताला ने जो हमें तोहफ़ा दिया है, उसकी वजह से ऐसा होता है कि जो धूप की रेज़ होती हैं UVA, UVB और जो अल्ट्रा वायलेट रेज़ की हम बात कर रहे हैं, तो वो हमारी स्किन में जाके विटामिन डी बनाने, क्योंकि हमारी स्किन जो है वो विटामिन डी को प्रोड्यूस करने का बहुत अहम सोर्स है। सूरज की रोशनी पड़ती है तो विटामिन डी हमारी बॉडी में आता है, जो कि हमारी डिफेंस सिस्टम को ठीक करने के लिए है। और इससे कैंसर भी नहीं होता। हम जैसे जो शेड्स के लोग होते हैं यानी स्किन टोन के लोग होते हैं, इसमें स्किन कैंसर का बहुत रेशो कम होता है, ना होने के अच्छा डॉक्टर बराबर। साहब, आप की अपनी क्लिनिक है या क्लिनिक करती हैं आप किसी और जगह पे जाके? मैं क्लिनिक करती हूँ और अपॉइंटमेंट बेसिस पर। आप कहाँ कहाँ अवेलेबल होती हैं? लोग आपसे फेज़ 5 कैसे पर रब्ता करें? क्लिनिक, फेज़ 5 पर क्लिनिक है, फेज़ 2 पर क्लिनिक है। 3 क्लिनिक्स में बेसिकली मैं होती हूँ और प्री बुक अपॉइंटमेंट्स होती हैं और फिर उसी के अकॉर्डिंग फिर आप कोई जो भी मसला हो आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं, आपको टाइम मिलेगा, आप टाइम पे विज़िट करें एंड देन आपको जो भी सर्विसेज चाहिए आपको वो मिले। अच्छा, दो काम तो ये आप बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं कि होम्योपैथी की डॉक्टर भी हैं, एस्थेटिक भी कर रहे हैं, साथ में हमने देखा है कि आप सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी हैं, टीवी शोज़ भी करती रही हैं, होस्ट भी हैं। ये सारी चीज़ें कैसे कर लेती हैं? थैंक्स टू माई फैमिली, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है। और उसके बाद फैमिली को कहूँगी कि फैमिली की सपोर्ट बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह है। बात ये है कि एक्टिविस्ट तो नहीं कहूँगी, मैं ये कहूँगी सोशल मीडिया स्ट्रैटेजिस्ट हूँ। लाइक बहुत सारी बिजनेसेस को मैं सोशल मीडिया पर मैनेज कर रही होती हूँ। लाइक उनकी जो डिजिटल प्रेजेंस होती है वो मैं उनकी इंक्रीज़ कर रही होती हूँ। और इसमें बहुत सारी कंपनीज़ हैं, मेडिसिन कंपनीज़ भी हैं, क्लोथिंग भी है, यानी जो अपैरल ब्रांड्स होती हैं वो भी हैं, हमारा अपना खुद का ब्रांड भी है जो कि इसमें मैं मैनेज कर रही हूँ और मुझे काफ़ी अरसा हो गया उसको मैनेज करते हुए। तो ये चीज़ें क्योंकि ये मेरे इंटरेस्ट में थी, जो चीज़ मुझे इंटरेस्टिंग लगती हैं, जब लोग सिर्फ फ़न के लिए फेसबुक यूज़ कर रहे होते थे तब भी मैं उस पर मार्केटिंग का काम कर रही होती थी, जो कि लोगों को अब कॉन्सेप्ट समझ आया है। मैं उस टाइम से कर रही हूँ, लाइक मुझे 10 ईयर से ज़्यादा हो चुका है और अब ये फिंगर टिप्स पे है मेरे। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ होस्टिंग की, तो मुझे ऑफ़र तो पहले भी आई थी और इससे पहले मॉडलिंग की भी ऑफ़र आई थी। बात ये थी कि मैं इस तरफ नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मेरे जो मेंटोर हैं उन्होंने कहा कि हमें हमेशा कंप्लेन होती है ना कि एक बेतुकी सी चीज़ वायरल हो गई, एक बिना मकसद की जो चीज़ थी, कोई किसी का डायलॉग था जिसमें का कोई मतलब नहीं, किसी को कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन वो वायरल हो गया। तो हम ये कहते थे फालतू चीज़ तो वायरल हो जाती है, हम एजुकेशन फैलाना चाहते हैं, अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं, उस पर कोई बात ही नहीं करता। तो हमारे सर ने कहा था कि बेटा जब तक आप ऐसे प्लेटफॉर्म को यूज़ नहीं करोगे तो फिर आप शिकायत कैसे कर सकती हो। अगर पॉजिटिविटी को आगे लाना है तो आपको उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना होगा। लाइक पहले टिकटॉक को सब बहुत बुरा समझते थे, अब हम देखते हैं हमारे कितने ही अदबी लोग हैं, कितने कासिम अली शाह की बात करूँगी, बहुत सारे हमारे पास मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं जो कि टिकटॉक के ज़रिए लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं। मैंने तो ये भी सुना है कि जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब सदर पाकिस्तान भी टिकटॉक यूज़ कर रहे हैं। ये कहूँगी एक पूरा यूनिवर्स है आप देखना क्या चाहते हैं, आप यानी एक यूनिवर्स जो है वो तो फ्रीक्वेंसी पे चलती है ना, आपकी फ्रीक्वेंसी किससे मैच करती है, आपकी दुनिया वही है, आप जिस चीज़ को अट्रैक्ट करते हो वही है आपकी दुनिया। तो अगर आप नेगेटिविटी को ज़्यादा देखेंगे तो आपके पास वही चीज़ आएगी, आप पॉजिटिविटी आप देखेंगे मैं लोगों को मोटिवेट किस तरह से कर सकता हूँ, आपके पास मोटिवेशनल स्पीकर्स आना शुरू हो जाएंगे। आपकी फीड वही है जो आपके माइंड में आपकी वायरिंग है। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी की जो बात होती है वो इसी से रिलेटेड है कि आपकी जो फीड नज़र आ रही है वो आपके माइंड में भी एक फ़ीड है। तो आप अगर पॉजिटिवली रिवायर करना शुरू करेंगे तो आपकी फ़ीड भी
आपने अक्सर फ़ील किया होगा, आप अगर सैड फील कर रहे होते तो सैड स्टोरीज़ आना शुरू हो जाती हैं, आप किसी से नाराज़ होते हैं तो बस ऐसी एंग्री वाली स्टोरीज़ आना शुरू हो जाती हैं। तो आप अट्रैक्ट वही करते हो जो आप सोच रहे होते हो। हम जिस पॉइंट पर थे वापस उसी पर आते हैं। होस्टिंग का भी इसलिए आया है क्योंकि जब मुझे एक दोबारा से ऑफ़र हुई तो फिर मैंने सोचा कि ये अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है, लेट्स एक्सप्लोर। और जब तक ये चीज़ मेरे अकॉर्डिंग चलती है, मेरे मकसद को पूरा करती है तो मैं करती हूँ, और अगर मकसद के पूरा नहीं कर रही होगी तो फिर मैं क्विट कर दूँगी। सो इट वाज़ अ गुड एक्सपीरियंस और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। और इसके अलावा टीवी चैनल्स की भी का भी यही मकसद था कि मैं लोगों की लाइफ बदलने के लिए, देखें अगर हम कैंप्स करते हैं या मैं वो करती हूँ, अपॉइंटमेंट्स लेती हूँ पेशेंट की, मैं किसी एक पेशेंट को बता रही हूँ वो बात, और वो मसला लाखों लोगों का है, ठीक है। इसी तरह कैंप्स में हम 200-400 एक दिन में पेशेंट्स देख सकते हैं, उतने ही लोगों को बता सकते हैं। फ्री ऑफ कास्ट कैंप्स करते हैं या उसमें कुछ जी, चार्जेस होते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे कैंप्स किए हैं, मोर देन 4 ईयर्स से ज़्यादा हम लोगों ने कैंप्स किए हैं, जो कि कराची में डिफरेंट एरियाज़ पर, यानी वो DHA से लेकर ऐसे एरियाज़ और कोरंगी जैसे एरियाज़ पे भी हमने किया है। कहने का मकसद ये है कि हर तरफ हमें जाना है और हर तरह के लोगों की हेल्प करनी है। एक दिन के कैंप्स में डॉक्टर साहब क्या कुछ हो सकता है? बहुत कुछ हो सकता है अगर फॉलोअप भी किया जाए, रिकॉर्ड सही तरह से मेंटेन किया जाए। हमारा बहुत जो सिस्टमेटिक वे में काम होता था, लाइक हमारे पास जो टेस्ट की मशीनें थी वो उसी वक्त रिज़ल्ट देती थी। लाइक BMI की बात करें, BMD की बात करें, जब अब ये बहुत कॉमन है कराची में, जब हम कर रहे थे तब कराची में सिर्फ हम ही कर रहे थे, और हमारा करने का मकसद ये था कि बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कि विटामिन D की डेफिशिएंसी और कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है। लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों का भुरभुरापन हो चुका होता है, हड्डियाँ भुरभुरी हो चुकी होती हैं। बूढ़ों में, जवानों में, इवन टीनेजर में ये मसला होता है। औरतों में तो बहुत ही बुरा हाल है, लेकिन उनको पता ही नहीं होता। अक्सर आपने सुना होगा कि वॉशरूम में किसी के पाँव फिसलने से रीढ़ की हड्डी टूट गई। सिर्फ फिसलने से हड्डी नहीं टूटती है, हड्डी अंदर से कमज़ोर होती है, भुरभुरी होती है। उसे जैसे ही झटका लगता है तो वो झटका बर्दाश्त नहीं कर पाती। और ऐसे बहुत से हमारे बुज़ुर्ग होते हैं जो कि सिर्फ चेयर पर नमाज़ पढ़ रहे होते हैं। तो हमारा मकसद ये था कि लोगों को एटलीस्ट इतना पता हो कि वो अपनी डाइट में थोड़ी सी चेंजेस कर लें और कुछ मेडिकेशंस ले लें और इसको रिवर्स कर लें। और ये रिवर्सिबल है, ऐसा नहीं कि रिवर्स नहीं होता। हमने कई पेशेंट्स का ये ऑस्टियोपोरोसिस का सिलसिला रिवर्स करके नॉर्मल हेल्दी बीइंग में कन्वर्ट किया है। लाइक हमारे पास ऐसी पेशेंट्स भी आती थी जो कि 109 साल की थी, 119 साल की पेशेंट को भी देखा है हमने, और वो 100% उनका कैल्शियम था। और छोटे बच्चे भी देखे जिनका कैल्शियम लेवल 50 से भी अब यानी बिलो था। क्या वजह हो सकती है 100 वाले की कैल्शियम जो रेशो ठीक है? वो एक्टिव रहते हैं, वो सही खाना खाते हैं, वो ये एक जगह टिक के नहीं बैठते, वो पॉजिटिव सोचते हैं, वो नमाज़ भी पढ़ते हैं, उनकी रूटीन भी अच्छी होती है, और वो वाकई में जिस तरह से ज़िंदगी अल्लाह ताला ने दी है ना गुजारने के लिए, वो वैसे गुजारते हैं। तो मिलके बहुत ऐसे लोगों से मिलके बहुत ज़्यादा आपको खुद भी मोटिवेशन होती है। लेकिन जब बच्चों को देखते हैं कि इतने ज़्यादा कमज़ोर हो रहे हैं, तो आपने कहा कि एक दिन में क्या हो सकता है, हम उनको प्रॉपर डाइट प्लान बना के देते थे हर पेशेंट के अकॉर्डिंग। उनका प्रॉपर टेस्ट होता था और रिपोर्ट्स डॉक्टर यानी पेशेंट लेकर आते थे, उनकी असेसमेंट हो रही होती थी, उसके अकॉर्डिंग जो उनको मेडिसिन चाहिए वो उसी वक्त जहाँ पर वो मौजूद हैं उसी वक्त उनको प्रोवाइड की जाती थी। और फिर हम 1 मंथ के बाद दोबारा उनकी यानी डाटा कलेक्ट होता था, फिर उस एरिया में उसी मकाम पे 1 महीने बाद हम दोबारा विज़िट करते थे। और ये जो फॉलोअप का सिलसिला है ना, इसकी वजह से उनके अंदर मोटिवेशन भी होती थी। और जब वो एक बंदा ठीक होके जाता था तो वो बताता था हाँ मैंने यहाँ से मेडिसिन ली थी ना तो मेरा ठीक हुआ है, तो वो एक के बजाय 4 फैमिलीज़ को लेकर आता था और वो 4 फैमिलीज़ का मसला सॉल्व होता था। तो इस तरह से पब्लिक हेल्थ में बहुत काम है, हमें काम करने की ज़रूरत है, और इस तरह से बहुत तब्दीली आती रही है और इंशाल्लाह हम काम करते रहेंगे और तब्दीली आती रहेगी। पैसा कहाँ ज़्यादा है, एलोपैथी में, होम्योपैथी में या एस्थेटिक क्लिनिक में? पैसा देखिए, अल्लाह ताला ने ना आपके रिस्क का जो एक वो है वो फ़िक्स रखा है। आप उसको 10 तरीके से इस्तेमाल करें, आप उसे हराम तरीके से इस्तेमाल करें या हलाल तरीके से इस्तेमाल करें, आपको जो रिस्क मिलना है वो मिलना ही है। अब एक बहुत मुझे सही तरह से ये रिवायत याद नहीं है, बट ऐसा हुआ था। सबको तो इतना नहीं मिलता है ना, कुछ तो डॉक्टर सारी उम्र काम करते अल्लाह ताला रहते हैं। ने कहा है ना, नहीं, अल्लाह ताला ने कहा है ना आपको वही कुछ मिलेगा जिसके लिए आप कोशिश करते हो, जिसकी आप सही करते हो। यानी कोशिश तो बहुत सब करते हैं, लेकिन सबकी सही नसीब डायरेक्शन, में। क्योंकि हमें सही डायरेक्शन का भी पता होना चाहिए ना। अगर हम दीवार को कुछ बात सुनाने की कोशिश करेंगे, दीवार के कान होते हैं, ये सिर्फ आप सोच के सुनाने की कोशिश कर सकते हैं, यानी फ़र्ज़ी बात हो सकती है, ये वो आपको जवाब नहीं देगा।
ठीक है। सो आप भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात है। तो आपको एक ऐसे मेंटोर की ज़रूरत है जो आपको सही तरह से गाइड कर सके। अगर आपको मेंटोर मिल गया है तो आप बहुत लकी हैं। फिर आप उनके यानी असूलों पर, उनके बताए हुए तरीके पर चलें भी और उस पर अमल भी करें, तो इंशाल्लाह आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। कितने सालों से डॉक्टर साहब आप इस फील्ड में हैं, दोनों में ख़ास तौर पर? मुझे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी टाइम हो गया है, लाइक 2019 से मैं इस फील्ड में हूँ। लाइक अगर होम्योपैथी की बात की जाए और ऑनलाइन सर्विसेज देना यानी ऑनलाइन कंसल्टेशंस देना भी मैंने तभी स्टार्ट कर दिया था। अब तो माशाल्लाह बहुत सारे लोग ऑनलाइन कंसल्टेशंस की तरफ आ गए हैं। तो अगर मैं परसेंटेज पूछूं अचीवमेंट का तो कितना बताएंगे? मैं कहूँगी 50-50। 50 पे पहुँच गए हैं आप? 50-50 जी। और रीज़न इज़ दैट जो पेशेंट मेरे पास आती थी ज़्यादातर फीमेल्स होती थी और उनका कॉन्सेप्ट ये होता था, डॉक्टर कलर कैसे फेयर हो गया। अब मैं जिस तरह से मैंने बताया, उनके माइंड में ये होता है कि कलर कैसा फेयर होगा, बाल कैसे अच्छे होंगे और स्किन से दाने कैसे, ये तो एस्थेटिक्स से रिलेट करती हैं चीज़ें। तो एस्थेटिक्स ने मेरी स्किल्स को और निखारा है। सो मैं अगर एस्थेटिक फिजिशियन भी हूँ, वहाँ पर भी बैठी हूँ अगर एस्थेटिक क्लिनिक में, तो ऐसा नहीं है कि मैं होम्योपैथिक मेडिसिन लिखूँगी, मैं एलोपैथिक मेडिसिन नहीं लिखती। होम्योपैथिक मेडिसिन के ज़रिए कितनी सपोर्ट मिल सकती है। हाँ, फिर जो रिजीम होती है लाइक सप्लीमेंट्स हैं वो भी हमारी होम्योपैथी में मौजूद हैं। इसके अलावा जो अप्लाई करने के लिए चीज़ें होती हैं वो तो ज़्यादातर ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि बेस लाइन हर ही शख्स यूज़ कर रहा होता है, देन उससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और ऐसे रिजल्ट्स भी मिलते हैं जो कि एलोपैथिक मेडिसिन से नहीं मिल रहे होते। सो मैं तो ऐसे लोगों के दरमियान काम करती हूँ, ज़्यादातर एलोपैथ्स हैं लेकिन वो फिर मानते हैं, फिर वो मुझसे भी प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं। सो आई थिंक इट्स एन अचीवमेंट कि आपके साथ ऐसे लोग मौजूद हैं जो पहले आपको अपोज कर रहे होते हैं, बाद में आपको मानते हैं और आपसे मेडिकेशंस भी करवाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप सोशल मीडिया पे भी काफ़ी एक्टिव हैं। ये बताएं कि हमारा जो मुआशरा, हमारा मुल्क जो है, इस पर हम देखते हैं ज़्यादातर लोग नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं, पॉजिटिविटी की तरफ बहुत कम जाते हैं। तो इस सोशल मीडिया के प्लेटफार्म को कैसे पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है? बहुत ही अच्छा सवाल है इसका आपका। और इससे रिलेटेड अगर मैं जवाब दूं तो यही है कि नेगेटिविटी भी होगी, पॉजिटिविटी भी होगी। अल्लाह ताला ने दोनों चीज़ उतारी है। अगर ऐसा होता है कि पॉजिटिव ही रहना होता तो अल्लाह ताला ने शैतान को नहीं बनाया होता और शैतान को हमारे पीछे नहीं लगाया होता। जब शैतान ने कहा था कि मैं आपके बंदों को भटकाऊंगा और तंग करूंगा और यानी जहन्नुम में लेके जाने के लिए रास्ते बनाऊंगा, तो अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि तुम मेरे बंदों को तंग नहीं करोगे। अल्लाह ताला ने कहा कि मैं तुम्हें मोहलत दूंगा, जो मेरे बंदे होंगे वो मेरी तरफ ही लौट कर आएंगे और जिनको तुम भटका सकोगे फिर वो तुम्हारे साथ ही हैं। तो इसी तरह शैतान के भड़कावे वाले कितने लोगों ने आपको अभी तक तंग किया है? करते हैं तंग आपको? देखें, अगर आपका कोई भी मकसद है, आप किसी भी मकसद के तहत काम कर रहे हैं तो लोग कोशिश तो करेंगे आपको तंग करने की। और ऐसा नहीं हो सकता जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत पर लोग इतनी अजीम हस्ती, आज तक उस जैसी हस्ती दुनिया में नहीं आई, ना ही आगे आने वाली है, उनको जब उनकी मुखालफत की गई, उनको कत्ल के मंसूबे बनाए गए, कितना कुछ किया गया। जब उनके बारे में किया जा सकता है तो हम बहुत छोटे लोग हैं और बहुत गुनहगार हैं, तो हमारे ऐसे कैसे हो सकता है कि हमें लोग नहीं तंग करेंगे। और हमारा मकसद भी तो बहुत छोटा सा होता है, हमारी ज़िंदगी को इतने बड़े मकसद के लिए तो नहीं है, या हम किसी बहुत बड़े मकसद के लिए तो काम नहीं कर रहे हैं। बात यह है कि जब लोग आपसे अपोज़ कर रहे होते हैं, समटाइम्स ऐसा होता है वो इनडायरेक्टली अगर देखा जाए वो अंदरूनी तौर पे आपको फॉलो कर रहे होते हैं, आपके फ़ैन होते हैं, आप जो चीज़ कर रहे हैं वो करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे होते, इस वजह से उनके अंदर एक हसद पैदा होता है और फिर वो चाहते हैं कि आप भी ये क्यों कर रहे हैं। तो फिर अब उनके माइंड में जो आपके बारे में आइडेंटिटी होती है वो उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। सो नहीं एक्सेप्ट करना चाहते तो वो आपके ख़िलाफ़ बात भी करते हैं और बहुत लोग करते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप उनकी बात सुन के खामोश यानी अपना रास्ता बदल लें। आपका जो मकसद है आप उस मकसद पे एटलीस्ट काम करें। और लोग अख्तलाफ़ात भी करेंगे, आपके बारे में गलत बातें भी करेंगे, अल्लाह ताला पे छोड़ देना चाहिए। मुझे लगता है कि एक हद तक अल्लाह ताला पे छोड़ देना चाहिए और अल्लाह ताला बहुत अच्छा हिसाब लेते हैं। शट अप कॉल ज़रूर दें, बाउंड्रीज़ क्रिएट ज़रूर करें, लेकिन अपने मकसद को नहीं भूलें। और अगर मकसद को नहीं भूलते तो अल्लाह ताला आपकी कोशिश को देख के यकीनन आपको फिर कामयाब कर देते हैं। डॉक्टर साहब, आपने मकसद की बात की तो आप समझती है कि इंसान इस दुनिया में आया, हर किसी का कोई ना कोई मकसद होता है। आपके गोल क्या हैं? मुझे लगता है कि जिस तरह से आपने पॉजिटिव यूज़ की बात की फेसबुक की और बाकी तमाम चीज़ों की, तो मेरा मकसद यही है कि लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव बात कर रहे होते हैं, यानी कोई भी प्रॉब्लम आई तो उसके बारे में कहते हैं मेरे साथ तो यही होता है, उसने ऐसा कर दिया। मेरा मकसद ये है कि लोग एटलीस्ट थोड़ा बहुत पॉजिटिव सोचना शुरू करें। लोग बहुत कोशिश करते हैं, लोग एक वक्त तक आके थक जाते हैं,
मेरी कोशिश ये होती है कि मैं उन लोगों को थकने ना दूँ। हो सकता है मेरी किसी बात से उनको मोटिवेशन मिले। और मेरे फ्रेंड्स कहते हैं या मेरे सर्कल के लोग कहते हैं कि आप मोटिवेट बहुत अच्छा कि जब हमें डाउन फील हो रहा होता है ना, तो हम आपकी कोई बात सुन लेते हैं या आपसे बात कर लेते हैं तो बहुत मोटिवेटेड फील होता है। मेरा मकसद सिर्फ यही है कि आप तो खुद कामयाब हो सकते हैं, अकेले कामयाब हो सकते हैं, अपने लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अपने साथ वालों को भी इतना मोटिवेट ज़रूर करें कि क्योंकि अंधेरे में ज़रा सी रोशनी से भी अंधेरे की जो वो होती है ना, वजूद होता है अंधेरे का, वो ख़त्म हो जाता है। अगर आप किसी की ज़िंदगी में थोड़ी सी रोशनी कर सकें, थोड़ी सी उम्मीद दे सकें, तो वो ज़रूर देनी चाहिए। और मेरी यही कोशिश है कि इवन जो मुझे अपोज़ भी करते हैं, समटाइम्स जब मैं देखती हूँ कि वो डाउनफॉल में या डाउन फील कर रहे हैं, तो मैं ये नहीं सोचती कि इसने मेरे साथ बुरा किया था, पता नहीं क्यों अल्लाह ताला, बस ये होता है कि मैं उसके लिए पॉजिटिव ही कर रही होती हूँ। हो सकता है ये अगर चीज़ एक जुमले में आपसे पूछूं कि अपनी ज़िंदगी के एक जुमले में गोल बताएं। एक जुमले में अगर बताऊँ तो मैं बहुत पॉजिटिविटी फैलाना चाहती हूँ, अपने काम से भी, अपनी बातों से भी, अपनी सर्विसेज से भी। जितनी भी अल्लाह ताला ने सलाहियतें दी हैं उनको यूज़ करना चाहती हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने सलाहियतें बहुत सारी दी हैं हर इंसान को, वो पहचान नहीं पाते हैं, यूज़ नहीं कर पाते। अल्लाह ताला मुझे इतनी काबिलियत दे दें कि मैं उनको पहचान सकूं और उसको सही इस्तेमाल कर सकूं। यही मेरी तो आपने कामयाबी फील होगी। किया कि आपके अंदर कौन कौन सी सलाहियतें मौजूद हैं? मुझे लगता है कि एक तो मैं अच्छा इतना एक्सप्लोर नहीं कर पाती जितना मेरी सिस्टर मुझे बहुत अच्छे तरीके से पहचान जाती हैं। वो चीज़ें मेरी स्किल्स निकाल लेती हैं, कि टैलेंट निकाल लेती हैं कि तुम्हारे अंदर ये भी टैलेंट है, तुम्हारे अंदर ये भी टैलेंट है, तुम ये भी कर सकती हो। और उनके एक्स्ट्रा एतमाद की वजह से, एक्स्ट्रा ट्रस्ट की वजह से मैं वो चीज़ें भी कर लेती हूँ। शायद मैं खुद अगर सोच रही होती तो मैं बहुत लेज़ी हो जाती। एज अ पर्सन मैं बहुत लेज़ी हो सकती हूँ अगर मेरी सिस्टर मुझे पुशअप ना करती रहे, वो मुझे बताती ना रहे कि यू शुड डू दिस एंड यू कैन डू दिस। अगर वो मुझे नहीं बताती रहती तो शायद मैं लेज़ी हो जाती और मैं बैठ जाती, बट वो मुझे नहीं बैठने देती। अच्छा, आखिर में कोई हमारी जो यूथ है पाकिस्तान की, जो तकरीबन 64 से अबव है, लड़की हो या लड़का हो, उसके लिए क्या मैसेज है आपका? मेरा मैसेज यही है कि अगर, क्योंकि जेनज़ीज़ आर वेरी वोक, उनको पता है कि उनको क्या सही है क्या गलत है, उस पर बहुत वो फोकस्ड होते हैं और उनको क्या चाहिए इसके बारे में भी। तो मुझे ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है। उनकी लाइफ में जो उनको चाहिए उसके हवाले से ज़रूर कोशिश करें। हाँ, हर्डल्स भी आएंगे, बुरा भी कहा जाएगा, ये भी कहा जाएगा जेनज़ीज़ जो हैं वो बहुत मूडी होते हैं, लेकिन अगर आप एक चीज़ कर रहे हैं तो कंसिस्टेंसी के साथ, कंसिस्टेंसी को ना भूलें। अगर उनको नहीं भूलेंगे तो आपके अंदर इतना स्पार्क है, यानी आप इतने टैलेंट लेकर आए हैं और जिस दौर में आप हैं बहुत जल्दी कामयाब हो सकते हैं। बस कंसिस्टेंसी चाहिए, जो कि हमारे यहाँ थोड़ा सा कम है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी। व्यूअर्स, आपने डॉक्टर सुमेरा अल्ताफ़ साहिबा की बातें सुनी। उन्होंने होम्योपैथी पे काफ़ी मुफीद मशवरे दिए। एस्थेटिक के बारे में भी उन्होंने काफ़ी इंकशाफात भी किए हैं कि जैसे लोग समझते ऐसा है नहीं, और कई उन्होंने मुफीद मशवरे भी दिए। साथ में सोशल मीडिया के हवाले से भी उन्होंने यूथ को मैसेज दिया है। उन्होंने जेन ज़ी के लिए कहा है कि वो खुश नसीब हैं कि जिस दौर में वो पैदा हुए हैं, यह दौर बहुत आलीशान है। अगर ये करना चाहते हैं तो बहुत कुछ कर जाएंगे। तो यूथ को करना चाहिए, घर में खामोश बैठना नहीं चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको डॉक्टर सुमेरा साहिबा का ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।